प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक इंतहाई शफ़ाक कत्ल की वारदात के बारे में बताएंगे। ये कत्ल की वारदात जो है वो वट्टा सट्टा की शादी के बाइस हुई। वट्टा सट्टा एक ऐसी कबीह रस्म है जो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस रस्म के बाइस ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होता है और वो अपनी अज़दवाजी लाइफ में जहाँ तशद्दुद का शिकार होती हैं और वहीं पर इस रस्म की वजह से वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। आज का वाक़या भी इसी वट्टा सट्टा की शादी का ही नतीजा है। ये क्या वाक़या है, ये वाक़या किस तरह से पेश आया और शफ़ाक मुलज़िम ने किस तरह से अपनी सगी बेटी और अपने 3 नवासे नवासियों को कत्ल कर दिया, ये सब कुछ जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मलूक के इलाके चक 14 फैज़ में, उस घर के बाहर जहाँ पर ये खून की होली खेली गई और ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। मुलज़िम मोहम्मद वारिस ने अपनी बेटी और अपने 3 नवासे नवासियों को जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब हम चलेंगे इस घर के अंदर, आपको जो है वक़ूआ दिखाएँगे और इस कहानी के मुतालिक बताएँगे कि इस कहानी का आगाज़ किस तरह से हुआ। ये मोहम्मद वारिस मुलज़िम का घर है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। एक छोटा सा घर है और मेहनत कश ये लोग थे, जानवर मवेशी पालना और इलाके में जो है वो मेहनत मजदूरी करके जो है वो अपना रोज़गार किया करते थे। अभी आपको वो कमरा दिखाते हैं जिसके अंदर ये कमरा है, जिसके अंदर मोहम्मद वारिस ने जो था वो मुलज़िम था, उसने अपनी बेटी इरशाद बीबी और उसके 3 बच्चों जिनकी उम्रें 2 माह से लेकर 2.5 साल के दौरान थी, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया कुल्हाड़ी के वार करके। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है आज से 6 साल कबल, जिस वक्त मुलज़िम मोहम्मद वारिस, इसके 10 बेटे और बेटियां थीं। इसने अपने एक बेटे की शादी की अपने अजीज़ा समीना बीबी नामी ख़ातून के साथ और बदले में वट्टे में जो था अपनी बेटी मकतूला इरशाद बीबी जो थी उसका रिश्ता किया समीना के भाई मोहम्मद बूटा के साथ। तो 6 साल से ये रिश्ता हो चुका था, लेकिन दोनों घरों में नाचाकी होती थी। अगर किसी एक घर में नाचाकी होती थी तो वो एक लड़की अगर नाराज़ होकर अपने घर आती थी तो दूसरी लड़की को भी नाराज़ करके वापस भिजवा दिया जाता था। इसी तरह से समीना बीबी जो थी वो मुलज़िम मोहम्मद वारिस की बहू थी। वो नाराज़ हुई, किसी बात से झगड़ा हुआ, वो अपने घर चली गई। उधर से मुलज़िम ने अपनी बेटी इरशाद बीबी और उसके 3 बच्चों को अपने घर बुला लिया। 15 दिन से वो उसके घर में थी, लेकिन इरशाद बीबी मकतूला वापस अपने शौहर के घर जाना चाहती थी और वो अक्सर औक़ात अपने वालिद से ज़िद करती थी कि मुझे आप वापस भेजें, जो कि मुलज़िम मोहम्मद वारिस को जो था उसकी ये ज़िद अच्छी नहीं लगती थी और वो नागवारी महसूस करता था। इसी के ऊपर एक दिन और उसका जो शौहर था मोहम्मद बूटा, वो भी अक्सर अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपनी बीवी को लेने के लिए आ जाता था और वक़ूए से 2 दिन कबल भी वो पुलिस को साथ लेकर आया कि मैं यहाँ से अपने बच्चे और अपनी बीवी को वापस लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि फैमिली मैटर था, पुलिस ने इनको समझाया और कहा कि आप अपना फैमिली मैटर्स जो है वो ख़ुद हल कर लें। और उसके 2 दिन के बाद मुलज़िम मोहम्मद वारिस सुबह के औक़ात में घर में मौजूद था और उसकी बेटी इरशाद माई अकेली इस कमरे में मौजूद थी और उसके 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा जो था उसकी उम्र 2 माह थी, उसके बाद 1.5 साल की बेटी थी और 3 साल का बच्चा था। वो कमरे में आया। ये मैं अपने कैमरामैन अयूब कुरैशी से कहूँगा कि इस चारपाई के ऊपर वो लेटे हुए थे और उसने सबसे पहले आकर कुल्हाड़ी के वार करके अपनी बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ उसका सर तन से जुदा कर दिया और इसके बाद भी उसकी जो प्यास थी वो बुझी नहीं और उसके बाद उसने अपने 3 पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को जो है वो कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जिस वक्त वो बाहर फ़रार होने लगा, अहले इलाका ने चीखो पुकार सुनी, उन्होंने पुलिस को इतला दी। फिर पुलिस ने मुलज़िम को किस तरह से गिरफ़्तार किया ये तो हम पुलिस से जानेंगे। पहले हमने आपको ये जगह दिखाई। एक छोटा सा कमरा है, गुर्बत आपको इस घर से नज़र आ रही होगी। इस कमरे के जो सामान पड़ा हुआ है उससे आपको नज़र आ रही होगी कि इंतहाई गरीब लोग थे। अब हम बात करेंगे जो मुलज़िम है मोहम्मद वारिस, उसके बेटे के साथ। ये वो बेटा है जिसकी बीवी समीना थी और जो नाराज़ होकर चली गई थी, जिसके साथ वट्टा सट्टा के तहत जो है वो रिश्ता हुआ था। उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद तारिक। अच्छा तारिक, ये बताएं कि आपकी वट्टे में आपकी बहन का जो है वो रिश्ता हुआ था। जी सर। ये क्या वजह थी, क्यों नाराज़गियाँ चल रही थी और इतना इंतहाई कदम आपके वालिद ने क्यों उठाया?
जी सर जी, बूटा जरा बंदा है ना बहुत नशाई बंदा है, सारी मशीनों को मरेंदा है, गुटेंदा इधर पहुँचा वेंदा है। तो जेड़ा मेरे घर दी आई वो ठीक ठाक आई, असा आप ते खुश बसते पे से। बूटा आई अपनी स्वानी को पहुँचा गई, अपनी मशीनों को ले गई घर। नहीं, आप घर में खुश थे तो आपने अपने वालिद साहब को नहीं कहा कि अगर एक तरफ आपकी बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आपकी बीवी तो खुश थी घर में, तो आपने फिर रेजिस्ट नहीं किया अपने वालिद को? किया सर जी, वो बूटा जो था ना वो कहता था मेरी बीबी इधर आई बैठी है ना, मेरी मशीनें भेजो, मेरा खाना पकाएगी, मेरे कपड़े धोएगी, मेरे घर के काम करेगी। अच्छा ये बताएं कि जो वकूए वाले दिन जो था कुछ झगड़ा हुआ था आपके वालिद का अपनी बेटी के साथ? जी हम काम पे गए हुए थे तो इधर वो आया था बूटा। अच्छा, बूटा तो झगड़ा करके वापस चला गया जी। तो फिर उसके बदले में आपके वालिद ने अपनी बेटी और नवासे नवासियों को फिर अबू जी को गुस्सा आया, फिर कहने लगा कि ये ना होंगी तो ये वो ना इधर आएगा। अच्छा, इससे पहले कभी घर में इस तरह की कोई बात हुआ करती थी? वालिद ने कभी गुस्से का इजहार किया और कहा हो कि हम इनको मार देंगे? नहीं, पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ये आपकी वालदा है? जी हमारी वालदा है। अच्छा, ये जो मुलजिम है मोहम्मद वारिस, ये उनकी बेगम है और जो इरशाद बीबी कत्ल हुई है उनकी वालदा है। आपको अपनी बेटी का तो अफसोस हुआ होगा? जी अब तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त आप घर पे नहीं थी? काहे ना सकार अस काम दे गए वदे अस वो तो जुम्मा पाना आए थे बस कोई काई का हाल का है नहीं, कोई कुम हाल कर रही है। मेरे जवाई जरा जड़े लांदा आई उनके गुस्सा तो दामाद पर था तो निकाल बेटी और बच्चों पे दिया। जी हाँ, उनको करनी था आई जो तो भज गया, दूर से गया। कसूर मेरा जवातरा लड़दा। कसूर जवाई का है, जिसने मारा है आपके शौहर ने, उसका कोई कसूर नहीं? मालूम दी कसूर तो है, हुन मार जा खड़े बच्चे, अफसोस होता है। जी हाँ, दी बच्चे नहीं दी नहीं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 बच्चों समेत कत्ल होने वाली इरशाद बीबी के शौहर मोहम्मद बूटा के घर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये भी इंतहाई गरीब लोग हैं, उनका भी आपको घर दिखाया, वो भी इंतहाई गरीब थे, मुलजिम पार्टी। और ये मुदई पार्टी है, छोटी छोटी दीवारें हैं, कच्चा घर है, बैक साइड पे घर की दीवार नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो अब अंदर चलेंगे और चल के जो है इरशाद माई जो कत्ल हुई है उसके शौहर मोहम्मद बूटा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वक़ुआ की वजूहात क्या थी और वक़ुए से 2 रोज़ कबल क्या हुआ और ये वाक़या किस तरह से हुआ कि वो अपनी बीवी से भी बूटा महरूम हुआ और अपने 3 बच्चों से भी जो है वो महरूम हो गया। ये हम उनके घर आए हैं, मेन दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ वैसे ही खुला हुआ है, गरीबी है या घर की सूरत हाल देख लें। इनका ज़रिया मौश भी यही है कि चंद एक जानवर रखे हुए हैं, बाकी इलाके में जो है वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके जो है वो अपना पेट पालते हैं। इस वक्त मोहम्मद बूटा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बूटा, ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ था, इसके मुतालिक बताएं। सर जी वाक़या ये है कि वट्टे सट्टे के रिश्ते थे, उधरों मेरे हमशीरा के बच्चे नहीं थे, इधरों मतलब में मेरी बेगम के बच्चे थे, मेरे बच्चे थे, तो मतलब वट्टे सट्टे का रिश्ता था। उधरों मेरा सोहरा कहता सी मेरे भणवैये को कि तेरी औलाद नहीं होंदी पई तो तू तलाक लै दे सवाणी को। तो मेरा भणवैया आदा पे चलो अब्बा जिवें तुसां कहोगे उवें कर लवांगे। वाल मेरा जड़ा है सोहरा मेरी सवाणी को पुछदा पे भी तू सानू बूटे को तलाक लै दे, बूटा तैनू वसावना नहीं चाहता। तो मेरी बेगम आदि है बाबा जी मैं बूटे को तलाक नहीं लावना चाहती, मैं बूटे दे घर बनना चाहनी हाँ। बूटा जड़ा ना तुहानू मनावना चाहता, बंदे संदे भी लै लू के आंदा, तुसा मैं मेहरबानी करके मना देवो। वाल मैं पुलिस की कार्रवाई की थी, पुलिस की कार्रवाई इस तरीके की थी कि इत्थे पहले ही मेरे कमरे च मेरे भणवैये डू ते मेरा सोहरा इत्थे आ गया, मैनू अंदर ढक लियो ने, मैं अंदर सुता पिया, मैनू अंदर ढक के बड़े बेदर्दी नाल कत्ल मैं कोई करना चाहते हैं। उस मौके 3 बंदे मैनू कत्ल करना चाहते हैं। वाल मैं जड़ा ना इत्थों दरखास्त की थी, पुलिस ते कार्रवाई की थी, मैं उन्होंने को हाल हकीकत सुनाया भी इवें मेरे सावरे मैंने मार कुट गए, तो मैं अपने बाल मनावना चाहना, मेरे बाल मेरे सावरे मैं को नहीं मना के देंदे। वाल पुलिस अपनी कार्रवाई की थी, उत्थे पुलिस एक बारी गई जड़ा ना बहुत दाले डी पुलिस गई है, पुलिस ने उत्थे मेरे सावरियां को आख्या है मैं बूटे दे बच्चे मना दे, वो बूटा पुलिस लैके आया खड़ा है, नहीं तो चौकी ते पेश करो, बूटे दे बच्चे पेश करो, तो तुसें जड़ा है पेश थी वो।
ते वाल जेड़ा ना ये चौकी दे पेश नहीं था बहुत बहुत। जो आपकी बीवी थी, हाँ जी, वो आपके साथ रहना चाहती हाँ जी रहना चाहती थी। जिस दिन ये वकूआ हुआ उससे हाँ। एक दिन पहले आप गए, पुलिस भी लेके गए, हाँ जी। उन्होंने मोहलत मांगी कि हम सुलह करते हैं, हाँ, सुलह बेटी को वापस भेजते हैं। हाँ जी, फिर वकूए वाले दिन आपको इतला किसने दी कि इस तरह से उसको वकूए वाले दिन इतला इसने दी सर जी, मेरा जड़ा सोहरा है ना मेरी बेगम को तलाक लवना चाहता आई, आज तू सानू तलाक लै दे, असा तेरा घर मतलब नहीं वसन देंदे। तो मेरी बेगम इस गल तो इनकार करें दी, मेरी बेगम आदि मैं तलाक नहीं लैंदी, मैं उन्हें भेज देव, मैं बूटे दे घर वसना चाहनी हूँ, जडन अस घर खुश हैं, अस वसना चाहने। बस ऐसी गल तो कि वो तलाक उसने हाँ जी नहीं ली जी। और उसने अपने आपके तीनों बच्चों को भी जी और साथ जो है आपकी बीवी को भी जी कत्ल कर दिया। कत्ल अच्छा, अब कर आप मुकदमे के मुद्दई हैं, जी। अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर है उनकी तरफ से, कोई सुलह के लिए, कोई इलाके की तरफ से, कोई ख़ानदान की तरफ? हाँ जी सर जी है प्रेशर। प्रेशर ये है कि जड़ा है ना आदन साढ़े ना राजीनामा करो, राजीनामा करो, जी दरखास्त भी तुसा दिती हुई है, परचा जड़ा कीता होए तुसा दे, जेड़े 4 बंदे भी तुसा लिखाए हुए वो भी परचा वापसी चाहो, साढ़े ना राजीनामा करो, साढ़े ना राजीनामा अगर तुसा नहीं करेंगे तो तेरी जान को भी खतरा है। अच्छा, अब आपकी बीवी तो फौत हो गई, जो आपकी बहन है समीना बेबी है, वो नाराज़ होकर आपके घर बैठी है। हाँ जी, अब आपका क्या इरादा है कि उसको अब उसके शौहर के साथ वो भी रहना चाहती है? हाँ जी, आपकी बीवी भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी और जो आपकी बहन है वो भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती हाँ जी। मसला सिर्फ मुलजिम का था। अब मुलजिम हवालात में चला गया, अब आप अपनी बहन को अपने घर ही रखेंगे या कोई इरादा रखते हैं कि उसको उधर? नहीं, वो तो उनके साथ करेंगे ना इरादा, भाई क्या मालूमात है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो फिलहाल मुस्लिम को तो गोली लगनी चाहिए ना, वो उसको गोली लग जाए फिर उसके बाद इनके साथ करेंगे बैठ के भाई इनका क्या इरादा है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद बूटा और वो सारी इस वाक़े की जो है वो रुदात सुना रहे थे और उनका यही कहना था कि अभी उनके ऊपर ख़ानदान की जानिब से ये प्रेशर ज़रूर है कि वो मुलजिम जो मोहम्मद वारिस है उनके साथ जो है वो सुलह कर ले और उस सुलह के नतीजे में वो इसकी बहन को जो है वो वापस अपने घर ले जाए। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO बस्ती मलूक अब्दुल रऊफ़, जिन्होंने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए इस शफ़ाक मुलजिम को गिरफ़्तार किया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। इनसे हम बात करेंगे कि मुलजिम की इतनी फ़ौरी गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई और इस वक्त जो है वो तफ्तीश किन मराहिल में है। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको इत्तला मिली इतने खौफनाक वाक़े की तो फ़ौरी क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स था और किस तरह से मुलजिम को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये हमें तकरीबन 4 बजे इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, इस्लामाबाद कंट्रोल से एक कॉल हुई कि बस्ती मलूक मुल्तान के इलाके में कोई मर्डर हो गए हैं। उसकी क्लियरेंस में हमें कुछ टाइम लगा। जैसे ही हमें रेलिवेंट नंबर रिसीव हुआ हमने उन पर कॉल की तो हमें किसी अनजान बंदे ने कहा कि यहाँ इतला है किसी बंदे ने ना अपनी बेटी को और छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया है, पुलिस पहुँची। हमने वहाँ पे फ़ौरी तौर पे जो इलाके के करीबी हमारे थे मुखबर वगैरह थे उनसे रब्ता किया कि आप वहाँ पहुँचे, में डिटेल दें। हमने अपनी फ़ोर्स को तैयार किया और वहाँ रवाना हुए। वो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो लोगों का एक जमे गफ़ीर जमा था और उस जिस घर में ये कत्ल हुए थे उसके अंदर कोई जाने को तैयार नहीं था। पुलिस ने फिर हिम्मत करके वहाँ एंट्री की। एंट्री के बाद जब हमने देखा तो जब दरवाज़ा खुला है तो हौलनाक मंज़र था, क़यामत सूरा का मंज़र था। एक जवान लड़की जिसकी उम्र 20 से 25 साल थी, उसका सर तन से जुदा था। उसके 3 मासूम बच्चे, एक 4 साल का बेटा, एक 3 साल का और एक 2 माह की बेटी, उनको बेदर्दी से ज़िबा किया गया था और उनकी गर्दनें जो हैं अलहदा की हुई थी। हमारे लिए ये इंतहाई अलार्मिंग और चैलेंजिंग केस था कि इतने जुल्म के बाद मुलजिम को फौरी गिरफ़्तार करें। मुलजिम को फिर गिरफ़्तार किया गया, मुलजिम से आला कत्ल बरामद हो गया। जी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारे तमाम ऑफिसर्स ने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। SSP सब इन्वेस्टिगेशन वहाँ पहुँचे, SP सदर मैडम डॉक्टर खतीजा वहाँ पहुँची। हमने बड़े टेक्निकली उसको नंबर से ट्रेस किया, वो साथ वाले एक घर में मौजूद था। रेड करके उसको मुलजिम को फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार किया और मौके से उससे ना आले कत्ल जो एक बड़ी तेज़धार छुरी थी वो बरामद हो गई। अच्छा, मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर आप लोगों को क्या बयान दिया? बेसिकली इनके ये दोनों करीबी फैमिलीज़ हैं, बहन भाइयों के दरमियान रिश्ते थे, वट्टे सट्टे की शादी थी। इनकी एक शादी इनकी पहले हो चुकी है लड़की लड़के की, और दूसरी जो उसकी बेटी है उसने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, बाप की मर्ज़ी के अलावा वट्टे सट्टे में थी। बाकी तमाम घर वाले इस शादी पे राज़ी थे, सिर्फ जो वालिद है ना वो कहता था कि नहीं मुझसे नहीं पूछा, वो इस बात पे नाराज़ था। और फिर 6 साल पहले शादी और 6 साल के बाद उसने ये बदला लिया? जी 6 साल पहले उसने बदला इस तरह लिया कि उसको जालिम को ये ख्याल नहीं आया, उसके ज़हन में ये रिवेंज था कि जिस बंदे ने मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा मैं उसके ख़ानदान को ख़त्म करूँ।
अच्छा, अभी इंटेरोगेशन तफ्तीश मुलजिम जुडिशल हो गया, तो कब तक आप इसका चलान सेंड टू कोर्ट हो जाएगा, और क्या आपकी हिकमत अमली है कि मुलजिम को जल्द से जल्द जो है वो उसके किए की सख्त से सख्त सज़ा मिले? हमने टेक्निकली तमाम जो एविडेंसेस हैं वो बड़ी उससे जमा की हैं। PFSA आई थी टीम, एक स्पेशल हमारा महकमा है। कोशिश पूरी होगी कि इसको मुकम्मल जो मोटिव है कत्ल का उसके मुताबिक ये जो सफाकियत उसने की है बेहतरीन अंदाज में अपने हम सबूत पेश करें, इसको सजा करार वाकई सजा दिलवाएं। कोतरा से मैं हूं रजब अली मिर्जा और मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना सदर के नवाही इलाका आदमवान में, जहां पर 2 जुलाई को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जहेज में तोहफतन दी गई भैंस पर मियां बीवी अब्दुल जब्बार और शहनाज बीबी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शहनाज बीवी नाराज होकर अपने भाइयों के घर चली गई और उसके थोड़ी देर बाद उसके भाई आए और उन्होंने भैंस की वापसी का तकाजा किया और उस पर बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पे पहुंच गई और शहनाज के भाइयों के हाथों शहनाज का ससुर उसका सगा मामू कत्ल हो गया। वाकया क्या है, कैसे पेश आया, मेरे साथ मुद्दई मुकदमा अब्दुल जब्बार मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अब्दुल जब्बार, ये क्या वाकया था और ये क्या क्या हुआ उस दिन? मेरी बीवी ने मेरा झगड़ा थी, मेरी बीवी रोस्ते घर चली गई है। क्यों झगड़ा आपका और आपकी बीवी का झगड़ा क्यों हुआ? इस भैंस की वजह से। कौन सी भैंस? ये भैंस बांधी हुई है, ये वो मुझे दहेज में दिया था तोहफे के तौर पे। जी ठीक है। फिर वो लेने आ गए, झगड़ा हुआ, वो उन्होंने कहा भाई हमें वो भैंस चाहिए। हमने कहा भाई हमारा कोई मुतालबा, बैठ के समझौता कर लो, अपनी ले जाओ। वो फिर गालम गलूच पर आ गए, झगड़ा हो गया और मेरे बाप को सोटे मार के मुझे पहले मारा, फिर मेरे बाप को मार दिया और उसको सर पे सोटा लगा, एक कमर पे लगा और पीछे जगह पर लगा और वो अपने हथियार लेकर भाग गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपके वालिद जब जख्मी हुए तो? मेरे वाले जख्मी मौके पे जाँ भाग हो गए थे। इधर मौके पे उन जख्मी उन्होंने सोटे मारे थे, वो मौके पे जाँ भाग हो गए, मौत हो गई उनकी। 15 कॉल की थी, सब पुलिस वाले गाड़ियाँ आई थी इधर मौके पे, उन्होंने तशवीश की और हमें इंसाफ दिया। आगे उन्होंने मुलजमों को गिरफ्तार किया और अब वो जेल में है। आगे अग्गा हसा को इंसाफ मिला वने। ये थे मुकदमा के मुद्दई अब्दुल जब्बार, जो कि हमें बता रहे थे कि एक छोटे से अफसोसनाक वाक़े में कैसे एक शख्स की जान ले ली। अब हम चलेंगे पुलिस के पास और उससे पूछेंगे कि उसने कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार किया है और उन्होंने अपने बयान में क्या एतराफ़ किया है। आदमवान में मियाँ बीवी के दरमियान भैंस के तनाज़े के बाद होने वाला झगड़ा एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया और एक शख्स कत्ल हो गया। उस केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP सदर सर्कल आबिद हुसैन भुल्ला साहब के पास। इनसे इस हवाले से, केस के हवाले से मालूमात लेते हैं। अब सब शुक्रिया टाइम देने के लिए। काइंडली ये बताइएगा कि एक तो ये केस है क्या, और दूसरा ये कि इस पे जो पुलिस ने जो है वो मुल्ज़मान को क्या गिरफ्तार कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम। ये आदम वैन हमारा थाना सदर के इलाके में एक गांव है, वहाँ पे मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो गई और वो अपने भाइयों के पास चले गई। उसके भाई वहाँ पे आए, जो उन्होंने भैंस अपनी बहन को जहेज में दी थी उसकी वापसी के मुतालबे के लिए, और वहाँ पे उनका झगड़ा हो गया और उनका सगा मामू उनके हाथों मर्डर हो गया। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि कैसे मर्डर हुआ, किस तरीके से उन्होंने उसको कत्ल किया? जी, वो जब तीनों भाई वहाँ पे आए, अख्तर अकबर वगैरह, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो भैंस के मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी नहीं हमने भैंस नहीं देनी, आप कोई उनका लेन देन का आपस में कुछ बातें हुई, वहाँ पे फिर झगड़ा हो गया। उन्होंने कोई डंडे सोटे एक दूसरे पे बेजा इस्तेमाल किया। वो बुजुर्ग आदमी था उनका सगा मामू, और उसको एक डंडा लगा जिस वजह से उसकी मौका पे डेथ हो गई। सर ये बताइएगा कि पुलिस ने तफ्तीश की होगी मुल्ज़मान से, क्या मुल्ज़मान ने इतराफ़ी जुर्म कर लिया और क्या आला कत्ल भी आपने बरामद कर लिया उनसे? जी जी, मुल्ज़मान ने बिल्कुल कन्फेस किया है, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, उसमें तफ्तीश मुकम्मल है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा अपने तमाम लोगों से, जिसमें हम तमाम को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त है वो बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे इश्यूज़ पे लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, खासकर जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। इसमें अगर यही इंसिडेंट अगर कोई उस एरिया का नोटेबल फैमिली के बड़े आगे बढ़ते और ऐसे इश्यूज़ को वो रिजॉल्व करें, तो ये एक जान, कीमती जान बच जाती। मैं कहता हूँ कि अगर लोग चले नहीं भी कर सकते, तो आप देखें पुलिस जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अभी ओपन डोर पॉलिसी है। DPO साहब खुद आप देखें आज भी हमारी करोड़ पक्का में
वहाँ खुली कचहरी है। कल दुनियापुर में DPO साहब ने खुली डेली बेसिस पे खुली कचहरी, हमारे ऑफिस में खुली कचहरी है। हम हर वक्त ऑफिस में बैठे हैं, डे टाइम में हमारे पास आएँ, थाना में आएँ, और हमारी 1787 15 हर जगह पे आपको हेल्पलाइन अवेलेबल है। आप कॉल करें, हम आपकी इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। अभी सब ये बताइएगा कि पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर लिया आपने, मुल्ज़मान का क्या स्टेटस है और जो मुद्दई है उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस क्या करेगी? जी, मुल्ज़मान अरेस्ट होकर जेल जा चुके हैं, जुडिशल हो गए हैं, उनका भी चालान सेंड अप हो जाएगा। उसके बाद बाकायदा उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह मुद्दई को इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। जंग से मैं हूँ लियाकत अली अंजुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म व सज़ा। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के बायस नित नए सानहात रूनुमा होते रहते हैं जो कि मीडिया में रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो गैर मामूली हद तक नाकाबिल यकीन होते हैं। ऐसा ही एक दिल खराश सानिया झंग के नवाही गांव मौज़ा गगड़ाना में पेश आया, जहां 15 साला मुलजिम ने अपनी बड़ी बहन जो कि MBBS की तालबा थी को महज खाना देने में ताख़ीर करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फ़रार हो गया। इस वक्त हम मौज़ा गगड़ाना में मौजूद हैं और ये जो रास्ता है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये डॉक्टर आयशा बीबी जो मकतूला है उसके घर को जाता है और यहाँ से चंद गज़ दूर उनकी रिहाइशगाह है। FIR के मुद्दई मकतूला आयशा के चचा इफ्तिखार अहमद और आयशा के वालिद डॉक्टर मुश्ताक हुसैन गगड़ाना के मुताबिक 2 अगस्त की शाम को आयशा बीबी घर में अपने कज़न के बच्चों को पढ़ा रही थी कि इस दौरान उसका छोटा भाई मुलजिम उमैर मुश्ताक घर दाखिल हुआ और उसने अपनी बहन को खाना देने का कहा, जिस पर उसने ये उज़र पेश किया कि वो बच्चों को पढ़ा रही है और थोड़ी देर में खाना बना कर देगी, जिस पर मुलजिम उमैर मुश्ताक मुश्तिल हो गया और उसने पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर दी और जो आयशा बीबी है गोली उसके सर में लगी और वो मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम फ़रार हो गया। हमने इस सिलसिले में जो मकतूला डॉक्टर आयशा हैं, उनके वालिद, उनके चचा और दीगर जो लवाहिकीन हैं उनसे रब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने से गुरेज़ा हैं। अब हम इस केस की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मुतलका जो पुलिस स्टेशन है थाना सेटेलाइट टाउन, वहाँ जाएंगे और पुलिस से जानेंगे कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं। क्या सिर्फ़ खाने में ताख़ीर ही इस कत्ल की वजह है या पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं। 22 साला आयशा बीबी जो कि उज़्बेकिस्तान में अपने MBBS के 3 साल मुकम्मल कर चुकी थी, छुट्टियों पर घर आई और अपने ही भाई के हाथों कत्ल हो गई। इस केस में होने वाली पेशरफ्त से आगाही के लिए हम थाना सेटेलाइट टाउन पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सेटेलाइट टाउन फैसल रज़ाक कालू। उनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या है ये कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। 2/8/2025 को 7:10 7:15 पे हमें एक 15 की कॉल मसूल होती है कि मौज़ा गगड़ाना में एक भाई ने अपनी हमशीरा को बाज़िया पिस्टल फायर मारकर मर्डर कर दिया। हम मौके पे पहुंचते हैं तो जो इब्तदाई तौर पे वहाँ पे हम शवाहिद इकट्ठे करते हैं, सारे हमारे क्राइम सीन वाली गाड़ियाँ आती हैं, जितने एविडेंस थे हमने वो इकट्ठे किए। तो हमने मौके पे जो लोग मौजूद थे उनके बयानात कलमबंद किए, तो हमें इसमें डाउट हुआ कि ये दाल में कुछ काला है। उन्होंने बाद में उनकी चाचा की मदईयत में एप्लीकेशन दी, तो उसमें उन्होंने ये स्टोरी नरेट की कि भाई ने हमशीरा से रोटी मांगी है और उसने कहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इस बात पे भाई ने गुस्सा किया और पिस्टल निकाल के अपनी हमशीरा को फायर मार के मर्डर कर दिया है। मुल्ज़िम मौके से फ़रार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने मुख्तलिफ शहरों में रेड किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया है। मुल्ज़िम ने सारे वक़ूए को कन्फेस किया है, तस्लीम किया है, इसने जिस तरह वक़ूआ किया सारा बताया है। इसमें अब तक की तफ्तीश में जो हमें बात सामने आई है कि ये 7 इंसिडेंट नहीं हुआ था। इसमें आयशा बीबी जो इसकी हमशीरा थी, जो MBBS की स्टूडेंट थी, वो उज़्बेकिस्तान से MBBS कारी थी, वो घर आई हुई थी। वो अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहती थी। उसका एक कज़न था फैसल गगड़ाना उसके साथ। तो इस बात
की रंजिश थी इसके भाई को, इस बिना पे इसने उसको फायर मार के मर्डर कर दिया। इसमें एक्चुअल स्टोरी ये है कि ये मर्डर रिश्ते के तनाज़े पे हुआ है। मज़ीद तफ्तीश जारी है हमारे इस पे। इंशाल्लाह हम हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना फ़कीर साहब इसके आईओ हैं, इसमें हम आला कत्ल बरामद करने की भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। थैंक यू जी। आपने जाना कि जो SHO हैं फैसल रज़ाक, उन्होंने बताया है कि ये जो कत्ल है इसकी महज जो वजह है वो खाना बना के देने में ताख़ीर नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते का तनाज़ा था। जिस जगह आयशा बीबी निकाह करना चाहती थी वो उसके भाई को मंजूर नहीं था और इसी रंजिश में उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ये बात सामने आई है। आयशा बीबी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने मुल्ज़िम उमैर मुश्ताक और आयशा के छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं कि उसने आखिर अपनी बहन को कत्ल क्यों किया। जी मैं घर गया, मैंने उससे ना रोटी मांगी और वो ये मतलब उसने इनकार किया और मैंने गुस्से हो गया था। कुछ वो फैसल वाली मतलब बात थी मेरे मतलब गुस्से, उसमें उस बात में भी गुस्से था, उसकी वजह से भी मतलब वो भी बात आ गई, मैं उस वजह से भी गुस्से हो गया उधर से। और मैंने मतलब पहले भी उसका करना था, मैं मतलब उस शादी पे राज़ी नहीं था। मेरे माँ बाप मतलब सारे राज़ी थे, मैं नहीं था। और वो रोटी वाला बहाना बना और मैंने मतलब मौके मिलते ही काउंटर कर लिया था। तो अब वक्त गुजर चुका है, आपकी बहन का इंतकाल हो गया है, अब आप जो है वो क्या समझते हैं, आपको इस पे कोई दुख है? जी दुख था, लेकिन मैं मतलब वो रज़ामंद नहीं था उनकी बातों पे, मैं शादी की बातों पे रज़ामंद नहीं था। नहीं, आपने जो उसको कत्ल किया है इस पे आपको कोई पछतावा है? जी पछतावा है, गलती मेरी भी है उसकी भी है, उसने मान जाना था, मतलब मेरी गलती है क्योंकि मैंने मानना था कि भाई होने देते हैं। जी, जो मुल्ज़िम है उसका कहना ये है कि उस दिन जो वाक़या पेश आया उसमें उसने अपनी बड़ी बहन से खाना ज़रूर मांगा था, लेकिन दरअसल उसको उसकी जो शादी तय हो रही थी वो कबूल नहीं थी, उस पे वो राज़ी नहीं था और यही जो चीज़ थी इसको रोटी का बहाना बनाकर उसने अपनी जो रंजिश थी उसमें अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया। मेरे अक़ब में ये ट्राला जो कि बज़ाहिर मामूली नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर करोड़ रुपए मालियत की मंशियात छुपी हुई थी, जो कि इंतहाई महारत के साथ सीमेंट की बोरियों में छुपाई गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। आज प्रोग्राम जुर्म सज़ा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंशियात कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी और यकीनन अगर ये मंशियात अपनी मंजिल तक पहुँच जाती तो न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती। तो आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे ये मंशियात कहाँ सप्लाई की जा रही थी और आया इस जो सप्लाई के पीछे कौन कौन से हाथ मुलव्वस हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। SHO बदीन गुलाम मुस्तफ़ा अकलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। SHO साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने मंशियात पकड़ी है ये कार्रवाई कहाँ की गई, किस किस्म की ये मंशियात थी और कहाँ सप्लाई की जा रही थी और इसको कैसे छुपाया गया था? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पूरे सिंध में हमारे IG साहब सिंध, DIG हैदराबाद और SSP बदीन के अहकामात पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरी सिंध में मंशियात के खिलाफ चल रही हैं जो इंसान के लिए हानिकार साबित है। ये जो गाड़ी हमने पकड़ी है बदीन बाईपास पे इंटेलिजेंस बेस पे, इस पे 142 बोरी सीमेंट के रूप में और 220 बोरियां सीमेंट इसको बीच में छुपाया गया था। सीमेंट फैक्ट्री का मोनोग्राम इस पे लगा हुआ है और इस पे आप नहीं पहचान सकोगे कि ये सीमेंट है या सोपारी है। ये जो हमने मटेरियल पकड़ा है ये मैनपुरी गुटखा उसमें इस्तेमाल होता है, जिससे इंसान की नुकसानकार कैंसर के वबा की बीमारी हो जाती है। इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे।
अच्छा ये बताएं कि जो मंशियात ये जो सप्लाई हो रही थी इसके पीछे कोई नेटवर्क भी है? सहूलतकार जो जो इसमें मुलव्वस थे, क्या उनकी आपने शनाख्त कर ली है? क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, इसकी जो नेटवर्क की हमने सहूलतकारी का पता लगाया है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं कि उनको अरेस्ट करना है। कि हम नाम बताएंगे तो वो हमारे हाथ नहीं आएंगे, इसलिए हमने उसको खुफिया राज में रखा है। इंशाल्लाह उनके नाम हमने हाथ किए, उनको गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह इस केस में। अच्छा ये तो एक बड़ी तादाद में गुटखा और मैनपुरी का खाम माल जो आपने पकड़ा, इसके अलावा और किस किस्म की जो मंशियात पहले आपने पकड़ी है और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, ये भी बताइएगा। इससे पहले मेरी पोस्टिंग के दौरान हमने तो 72 एफआईआर किए मंशियात, गुटखा, आइस, चर्स, अफीम और भंग। इसके खिलाफ जो खतरनाक नशा है वो आइस है। वो मेरे पीरियड के दौरान हमने 8 किलो से ऊपर आइस पकड़ी है, जिसमें 5 जवाबदारों को अरेस्ट किया है। वो इंटरनेशनल बदीन के सप्लायर थे आइस के। और उसके अलावा हमने चर्स के 10 डीलर पकड़े हैं, जिनके ऊपर 42 किसी के ऊपर केस हैं, किसी के ऊपर 43 केस हैं, किसी पर 19 है, किसी में 9 है, जो मुख्तलिफ मराहल में गिरफ्तार हुए हैं, फिर कोर्ट से रिलीज हो जाते हैं। उसमें कुछ सजायाब भी है। मंशियात के आदी हैं, ये मंशियात फैला रहे हैं, तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानलेवा ये मंशियात है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम कार्रवाई करते रहेंगे और इसका खत्म करने तक हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस केस में जो आपने ये ट्राला पकड़ा है, तो कौन सी दफा के तहत जो है आपने मुकदमा दर्ज किया? ये रॉ मटेरियल है जो मैनपुरी और गुटके में इस्तेमाल होता है। 8 PS SPM में हमने इसको सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया है और इस सैंपल के लिए जाएगी लेबोरेटरी। और उसके एक बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है शेर खान वलद आदम विंदर जिला लसबेला, और दूसरे जो 2 भाग गए हैं उनके नाम भी हमने हाथ मालूम हो गए हैं, लेकिन अभी हम आपको पब्लिक प्लेस पे बता नहीं सकते। SHO बदीन गुलाम मुस्तफ़ा आकलानी का कहना है कि एक मुलजिम गिरफ्तार है, 2 फरार हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो नेटवर्क इसके पीछे था उसका भी पता लगा लिया गया है, जिसको अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द ये कार्रवाई अमल में लाकर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि ये गुटखा और जो मैनपुरी का खाम माल जो पकड़ा, इसके अलावा भी बता रहे हैं कि यहाँ पे आइस, चर्स समेत जो दीगर मंशियात है उसके भी जो है मुलजिमान गिरफ्तार किए जाते रहे हैं। अब हम मुलजिम से बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि ये इनका ये नेटवर्क कैसे काम करता है और ये मंशियात कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी। मंशियात की जो खेप पकड़ी गई, उसका ट्राले का जो ड्राइवर है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि इस वक्त हवालात में बंद है। हम उससे तफसीलात लेते हैं। आप पहले ये बताएं कि आपका नाम क्या है और ये जो पुलिस ने जो मंशियात आपसे पकड़ी है ये कहाँ आप लेकर जा रहे थे, और ये जो आपने छुपाई है सीमेंट की बोरियों में, ये आइडिया किसका था? जी सर, गाड़ी लोड खड़ा हुआ था ना बाईपास पे, मुझे बोला जाओ गाड़ी उठाओ। जो मैंने गाड़ी उठाया ना, आ रहा था रास्ते में तो चेक इन नहीं किया। जब आ गया साहब में नाका खड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने चेक किया, माल निकल गया। फिर थाने पे लेके आया, माल इस तरफ लेके क्या तर पार करके साइड पे लेके जा रहा था। अच्छा जी, तो ये किसने आपको कहा था कि यहाँ से सामान लेकर जाओ और दूसरी जगह पहुँचाओ? कहाँ पहुँचाने का कहा था आपको? अब मुझे पहुँचा बोलते मैं आगे आगे आऊँगा गाड़ी पे, बस मेरे पीछे पीछे आना, बंदा नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो आपको बस ये कहा कि आप ये सामान उठा के ले जाओ और मैं आपके साथ आऊँगा? साथ आऊँगा। अच्छा, तो कहाँ पहुँचाने का कहा गया था? तर पार करके साइड पे तरपार कर पहुँचाने का कहा गया। ये जब ये लोड आपको मिला, ऐसी लोड मिला है या आपके सामने जो है इसको सीमेंट की बोरी में बंद किया? नहीं, ऐसा लोड मिला मुझे। अच्छा, लोड खड़ा हुआ था होटल पे, मैं गया गाड़ी उठाया तो सीधा सीधा यहाँ पर लेके, यहाँ पर चेक इन किया, साहब बोल रहे हैं बस पकड़ा, डायरेक्ट थाने पे लेके आया। और कितने बंदे जो आपसे राब्ते में थे जिन्होंने आपको ये कहा, कितने लोग थे? सर राब्ते में तो नहीं था कि गाड़ी जा रहा था, वो गाड़ी में बंदे बैठे हुए थे, 2-3 बंदे बैठे हुए थे। अच्छा, आपका नाम क्या और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मेरा नाम शेर खान है। क्या इससे पहले भी आपने इस तरह की जो सप्लाइयाँ की हैं? नहीं, पहले नहीं किया। क्या पहले आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर है? नहीं, पहला नहीं, यही पहला केस, बस फंसा है हमारे को सर। आप समझते हैं आपको फंसाया गया? हाँ, फंसा है। अच्छा, ये मरकजी मुलजिम की आपने बातचीत सुनी, जिनका कहना है कि इनको कहा गया कि ये सामान आपने ट्राले में लेकर जाना है और थरपारकर में पहुंचाना है, और पुलिस ने बदिन बाईपास पर कार्रवाई करते हुए जो चेकिंग के दौरान इनको जो पकड़ा और वहां से जो मंशियात जब्त कर ली। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो पुलिस का कहना है कि मजीद
तफ्तीश जारी है और जो सहूलतकार हैं उनका भी पता लगा लिया गया है और इसमें मज़ीद गिरफ्तारियां होने का भी इम्कान है। मंशियात के धंधे का ये खेल न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस केस में मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी, मगर ज़रूरत है कि पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीकात करके इस कार्रवाई के पीछे जो नेटवर्क है उनको जो है नज़र आम पर लाए और जो मरकज़ी मुलजिम है उनको गिरफ़्तार करे ताकि आने वाली नस्लों को मंशा जैसे इस जहर से बचाया जा सके। मैं हूँ मीर गनी साहिवाल से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म सज़ा। चंद रोज़ कबल थाना यूसुफवाला के इलाका इक्सन फाइवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर पुलिस को इतला मिलती है कि मियाँ बीवी को सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। इस हवाला से हम तफसीलात जानने के लिए मौजूद हैं थाना यूसुफवाला में। हम पूछते हैं थाना यूसुफवाला से SHO हैं शफीक कमर साहब कि उनको इसकी वाक़या की इतला कैसे मिलती है और वो कब तक जो क्राइम सीन है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या इक़दाम करते हैं। जी शफीक साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यकम अगस्त के दिन हमें 4:45 बजे के करीब इतला मौसूल हुई कि चक्रम 61 में 2 मियाँ बीवी है उनका मर्डर कर दिया गया और कमरे में मौजूद हैं। फौरी इतला मिलते ही मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथ मेरी जो है पुलिस टीम वहाँ पे फ़ौरन पहुंची है। हमने वहाँ पे जाके फ़ौरन कार्डन कर लिया सारे घर को। साथ ही हमने अपनी क्राइम सीन टीम को कॉल कर दिया, PFSC की टीम को भी कॉल कर दी हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा है कि एक कमरे के अंदर मियाँ बीवी की 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। जो मगरबी साइड है वहाँ पे खातून लेटी हुई थी, उल्टा लटाया हुआ था उनको, और इस साइड पे जो मर्द लेटे हुए थे जो रमज़ान नाम का जो उस घर का मालिक था और उसकी बीवी का नाम था रानी जट्टी रानी सॉरी। अच्छा जी। खातून का और जो मर्द है रमज़ान, उनका सर ईंटों से और डंडों के साथ मार मार के तशद्दुद करके उन्हें मर्डर किया गया था। और वहाँ पे क्राइम सीन सारा सिचुएशन सारी देखी है। PFSC टीम वहाँ पे पहुँची है, हमने भी, हमारे भी जो IOs हैं, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, हमारे ASP सर, DPO सर वहाँ पे मौके पे आ गए हैं, सारे ASP सर वहाँ पे मौके पे आ गए हैं। सारों ने क्राइम सीन को विज़िट किया है। उसके बाद तमाम जो है सर्कमस्टांसिस और एविडेंसेस जो वहाँ से कलेक्ट की गई हैं, फुटप्रिंट चेक किए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए हैं, DNA के लिए वहाँ से जो एविडेंसेस है क्राइम सीन है वो लिफ्ट किए हैं। सिचुएशन इस तरह बन रही थी कि जो इंसिडेंट है वहाँ पे किसी का ट्रेसपास महसूस नहीं हो रहा था, कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना बड़ी अजीब सा क्राइम सीन था। और वहाँ पे 2 बेटे उनके जो मरने वाले उनके 2 बेटे लेटे हुए थे। दोनों की उम्रें 18 और 19 साल के करीब थी। चारपाई जहाँ पे जिस घर के अंदर मर्डर हुआ है उसके तकरीबन 1.5 फुट के उस कमरे के 1.5 फुट के फासले में चारपाई पड़ी हुई थी। अब वहाँ पे किसी के गुजरने का भी कोई सीन नहीं बन रहा था। तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हमने तमाम PFSC टीम, तमाम IOs और तमाम टीम ने जो मुश्तरका डिसाइड किया, तो उसके बाद हमने उनका बेटा जो है प्राइम सस्पेक्ट बनाते हुए उनका बेटा अहमद है उसको जो है इंटरव्यू उसका स्टार्ट किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू जो उसने एडमिट कर लिया अपने पेरेंट्स का कत्ल करना। ये मुझे शफीक साहब बताइएगा कि आपको कैसे शक पड़ा कि ये उनके बेटे का काम है, क्योंकि हमारी इतला जो आपको फर्स्ट मिली कि एक उनको दौरान डकैती शायद कोई मर्डर का सीन हुआ है, तो ये आपको कैसे? जी इस सिलसिले में मैं बताना चाह रहा हूँ, जो उनका ये बेटा है अहमद, देखिए माइनर है, 18 एज है, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल भी नहीं है। उसने हमें ये स्टेटमेंट दी, उन्हें बता रहा था कि हमारे घर में पैसे भी पड़े हुए थे। अपने तौर पे उसने जिस पेटी में पैसे पड़े हुए थे उस पेटी को दरवाजा भी लॉक खोला हुआ था उसने। जब पेटी को सर्च किया हमने तो वो जो 2 लाख थे वो पेटी के अंदर मौजूद थे। अच्छा। अब ये हमारा जो था पॉइंट के दौरान वारदात कोई आके किसी ने मर्डर ना कर दिया वो बिल्कुल खत्म हो गया। और ये बच्चा था, तस्लीम नहीं कर सका, हमें कोई टॉर्चर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज करते हुए बड़े आसान तरीके से तमाम एविडेंसेस जो है हमें मिल गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सर्कल ASP राव सीन ताज टेसानी साहब, वो इस बारे में क्या कहते हैं? जी सर। थैंक यू। जी ये अफसोसनाक वक़ुआ पेश हुआ था 1 अगस्त वाले दिन रात को, 31 जुलाई और 1 अगस्त के दरमियानी रात में। इसमें 2 अशख़ास जिनकी आइडेंटिफिकेशन बाद में जट्टी बीबी और उसके हस्बैंड के नाम से हुई, उनकी लाशों के बारे में इतला मौसूल हुई हमें सुबह 5:45 पे, जिस पे कंसर्न SHO ने रिस्पॉन्ड किया और फिर मैं मौके पे गया। जिसके बाद जब हमने जाके वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन का काम शुरू किया तो इस असना में हमारे DPO साहब डॉक्टर राना ताहिर रहमान ख़ान साहब, उनकी भी आमद वहाँ पे हुई। इसकी एविडेंस कलेक्शन में बेसिकली हमने ये फैक्टर जानने की कोशिश की कि आया ये मसला अंदर से पेश आया है या इसमें कोई बाहर की चीज़ इन्वॉल्व है, जिसके लिए फिर हमने
मुख्तलिफ़ दीवारों से फुटप्रिंट्स लेने की कोशिश की, जो एंट्री एग्ज़िट के उनके रूट्स थे उनकी भी हमने एविडेंस कलेक्शन की कोशिश की। उसमें हमें इस तरह की कोई चीज़ जब सामने नज़र नहीं आई तो फिर हमने क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में उनके 2 बेटे जो बिल्कुल ही 2 फुट के फासले पे सोए हुए थे उनकी फिर हमने इंटरोगेशन की। उसके बाद हमने जब सारी एविडेंस कलेक्ट की तो हमें पता चला कि ये वक़ुआ जो है उनके बेटों की तरफ से हुआ है, जिसमें प्राइमरीली जो उनका छोटा बेटा है वो हमारे पास प्राइमरी सस्पेक्ट के तौर पे आया। उसको हमने इंटरोगेशन के दौरान जब उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग की और उसके हालात व वाक़यात पता करने की कोशिश की, तब हमें इस चीज़ का सुराग मिला और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये कत्ल जो हैं ये उसके बेटे, छोटे बेटे ने अपने हाथों से किए। इस पूरे वक़्वे में हमने साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट की, वहाँ पे मौके पे मौजूद जो आलाए कत्ल थे वो भी हमने अपनी कस्टडी में लिए और उस पर फिर अब फर्दर लीगल प्रोसीडिंग जारी है। जी सैनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप कह रहे हैं कि उसके बेटे की तरफ से ये दोनों मर्डर किए गए हैं, ऐसा क्या हुआ कि उसके बेटे को अपने मतलब वालिद और वालिदा को कत्ल करना पड़ा? क्या वजूहत सामने आई हैं इसकी? जी, इसमें मोटिव बेसिकली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनके माँ बाप के दरमियान में काफ़ी चपकलिश रहती थी। उसके अलावा उस बेटे के रिश्ते के हवाले से भी दोनों माँ बाप के दरमियान में और बेटे के दरमियान में एक रंजिश पाई जाती थी, जिस पे पहले भी इनके दरमियान में हाथापाई की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उस वक़्वे वाले रोज़ भी इस तरह का एक छोटी सी लड़ाई हुई है जिसके बाद उसने ये सारा वाक़या सर अंजाम दिया है। इसके पीछे बैकग्राउंड में एक तो रिश्ते की वजह भी मौजूद है और उनकी आपस में साबका जो चपकलिश है वो भी एक प्राइमरी मोटिव के तौर पे सामने आ रहा है।